Am I audible to everyone? मुझे सुनाई दे रहा हूँ सबको? यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, यस सर। चलो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये वो एक लॉन्ग शॉर्ट लेक्चर था जो मैंने एडको के लिए रखा हुआ था, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसके बाद में एक और आप लोगों का डंप ऐड का लेक्चर लूंगा, वो मैं खुद लूंगा बाद में। तो diagnosing histopathology slides in the exam, this is the topic of my talk today. तो मेरी जो प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन है कि the slides will take you through both inflammatory and non-inflammatory dermatosis according to the location. अच्छा, ये आपको मैं जिस तरीके से ये स्लाइड्स दिखाऊंगा ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन है, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन आप को एक तरह से कॉन्सेप्चुअली तैयारी होती रहेगी कि कौन से डर्मेटोसिस हमने सुपरफिशियल देखने, कौन से डीप देखने, और दूसरे ये कि आपको जो इमेजेस और स्लाइड्स इस प्रेजेंटेशन में नजर आ रही हैं, वो इमेजेस और वो स्लाइड्स एक तरह से ना आपकी रिवीजन और आपकी तैयारी भी है इन द एग्जाम, क्योंकि इसी किस्म की स्लाइड्स आपको एग्जाम में मिलने वाली। So we will start from stratum corneum and gradually proceed to subcutaneous fat. So a brief view of the normal histology. ये stratum corneum है, this is stratum lucidum, then granular layer, stratum spinosum, basal layer, papillary dermis, reticular dermis. तो जब भी आपने एग्जाम में अगर तो टॉप स्टेशन में आपको दो स्लाइड्स देखने को मिलेंगी, वो या आपको अगर इमेजेस मिलेंगी तो आपने ऑर्डर ऊपर से नीचे देखना है। अच्छा, स्ट्रेटम कॉर्नियम में हमें क्या देखना है? अगर हम शुरू से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में आइदर देयर विल बी हाइपरकेराटोसिस और पैराकेराटोसिस और फॉलिकुलर प्लगिंग और मनरो एब्सिसेस, हाइफी एंड स्पोर्स या सब कॉर्नियल स्प्लिट और ब्लिस्टर। These are images of hyperkeratosis. अगर इस तरह की हाइपरकेराटोसिस है विद लिटिल बिट ऑफ एकेंथोसिस, तो आपके जो जहन में ये डायग्नोसिस आएंगे, एक थायोसिस, केराटोडर्मास, पीआरपी, बॉट्स, सबोरिक केराटोसिस, एपिडर्मल नीवस, कुटेनियस हॉर्न्स। लेकिन ये वाली जो दोनों इमेजेस है ना, ये पामोप्लांटर केराटोडर्मा की इमेज, कि जिसमें और कुछ भी नहीं है सिवाय हाइपर केराटोसिस के, हाइपर ग्रैनुलोसिस के, क्योंकि जब हाइपर केराटोसिस होगी तो हाइपर ग्रैनुलोसिस उसके साथ साथ होगी, और इसके साथ वेरिएबल डिग्री ऑफ एकेंथोसिस और एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया। Parakeratosis, you all know, is the retention of nuclei in the stratum corneum, और पैराकेराटोसिस का मतलब ये है कि पेशेंट को स्केलिंग स्केल्स हैं, वो इस तरह के स्केल्स हैं, थिक स्केल हैं, फाइन स्केल्स हैं, उसी हिसाब से पैराकेराटोटिक कॉलम थिक भी हो सकते हैं और फाइन भी हो सकते हैं। तो पैराकेराटोसिस का प्रोटोटाइप इज सोरासिस, लेकिन कोई भी डिसऑर्डर जिसमें आप स्केलिंग देख रहे हैं उसमें आप पैराकेराटोसिस देखें। तो पैराकेराटोसिस का मतलब है कि आपने स्केली डिसऑर्डर देखा। Here you are seeing subcorneal pustules or abscess, neutrophilic abscess within the stratum corneum या पैराकेराटोसिस। तो ये मनरो एब्सेस है। अगर आपको इस तरह के मनरो एब्सेस नजर आएंगे तो फिर आपका डायग्नोसिस ऑटोमेटिकली सोरासिस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि पैराकेराटोसिस जो है ये कंफ्लुएंट नहीं है, बल्कि ये फोकल पैराकेराटोसिस। हाइपर केराटोसिस के दरमियान इस तरह का एक लेंस शेप पैराकेराटोटिक कॉलम, और ये होता है तीन मेन डिसऑर्डर्स में, एक गटेट सोरासिस, दूसरा पीएलसी और तीसरा पिट्राइसिस रोजी। और फर्क ये है, आप लोग काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को। फर्क ये है कि अगर ये गटेट सोरासिस है तो इसके अंदर इस पैराकेराटोटिक कॉलम में आपको मनरो एब्सेस मिलेंगे। अगर ये पीएलसी है तो इसके नीचे आपको बेजल सेल डीजनरेशन मिलेगी, और अगर ये पी रोजिया है तो इसके नीचे जो एपिडर्मस होगा
उसमें आपको एक्जिमा वाली चेंजेस या स्पॉन्जियोसिस मिले। दिस इज एपिडर्मल एट्रोफी। एपिडर्मस बिल्कुल फ्लैट हो गया है और रेटी रिजेस खत्म हो गए। एपिडर्मल एट्रोफी डीएलई में हो सकती है, लाइकिन स्क्लेरोसिस में हो सकती है, लाइकिन प्लानोपायरिस। सॉरी, ये ना इस वक्त एपिडर्मल एट्रोफी के साथ इसमें ना दो चीजें, फॉलिकुलर प्लगिंग भी है और डर्मल एट्रोफी भी है। तो ये अभी जो चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं, ये फॉलिकुलर प्लगिंग विद एट्रोफी है, जिसमें डीएलई है, एलएसए है, केराटोसिस पाइलेरिस है, लाइकिन प्लानोपायरिस। लेकिन अगर सिर्फ एपिडर्मल एट्रोफी होगी तो उसका डायग्नोसिस मॉर्फिया होगा, एलएसए होगा, एट्रोफिक लाइकिन प्लानस होगा या एट्रोफिक डीएलई होगा, कोई भी ऐसी कंडीशन कि जो एपिडर्मिस को एट्रोफी करे। तो हमने ना इस चेंज को बाकी चेंज के साथ कॉरेलेट करना। ये वाली जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं ये एलएसए की है, कि जिसके अंदर एपिडर्मल थिनिंग है, फॉलिकुलर प्लगिंग है और जो कोलेजन है ना, जो पेप्लिडर्मस है, वो बिल्कुल स्मज या स्मूथ पेप्लिडर्मस। दिस इज प्योर फॉलिकुलर प्लगिंग। इस किस्म की फॉलिकुलर प्लगिंग केराटोसिस पाइलेरिस में देखी जाती है, कि जिसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉलिकुलर प्लगिंग। आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम में अगर हाइफी नजर आएंगे तो जाहिर है आप इसका इस तरह के हाइफी होंगे, और जो आपको जाहिर पैराकेराटोसिस के नहीं, हाइपर केराटोसिस एरियाज में मिलेंगे। और एक और क्लू होता है कि उसके साथ न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लेकिन वो मनरो एब्सेस नहीं होते, वो चूंकि न्यूट्रोफिल्स हाइपर केराटोटिक एरिया में होते हैं इसलिए उनको मनरो एब्सेस नहीं कह सकते। तो अगर आपको ये आईफी मिल रहे हैं तो फिर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन आपका डायग्नोसिस है। ये पीएस स्टेन में बड़ा क्लियर कट टाइप की नजर आते हैं। अब आपके एग्जाम में अगर पीएस स्टेन आ गया तो और इस तरह की आई तो आप बड़े आसानी से इसको सुपरफिशियल डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन डायग्नोज कर सकते हैं। ये बड़ी टिपिकल अपीयरेंस है स्केबीज की, जिसमें आपको पता है कि जो सार्कोप्टी स्केबीज है, स्केबिया है, वो भी स्ट्रेटम कॉर्नियम में रहता है। तो ये बरोज बनाता है, इस तरह का ये पूरा एक बरो, एक कनाल है जिसके अंदर ये दो सार्कोप्टा स्केबिया हैं और इसके या 7 एग्स भी हैं। तो ये भी एक बड़ी टिपिकल अपीयरेंस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नाउ वी आर सीइंग सब कॉर्नियल न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस। अब सब कॉर्नियल न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस, अब ये जो है ना, इसके साथ ये एक सब कॉर्नियल न्यूट्रोफिलिक एब्सेस है जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम है और न्यूट्रोफिल्स हैं और नीचे एपिडर्मिस बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि दूसरी साइड पे आपको पैराकेराटोटिक कॉलम नजर आ रहा है और ये न्यूट्रोफिल्स इस पैराकेराटोटिक कॉलम के अंदर। तो ये अपीयरेंस तो सोरेसिस की है, रादर इसकी ना काफी इसमें मनरो एब्सेसिस प्रोमिनेंट है। ये अपीयरेंस सोरेसिस की नहीं, ये इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे न्यूट्रोफिल्स। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे न्यूट्रोफिल्स सब कॉर्नियल पस्चुलर डर्मेटोसिस में हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंशियल जो इसका हो सकता है वो है आईजीए पेम्फिगस। फर्क ये होगा कि इसके अंदर आईजीए पेम्फिगस में यहाँ पे आपको एक एंथोलिटिक सेल्स भी मिलेंगे along with subcorneal neutrophilic capsule, जबकि subcorneal pustular dermatosis में there will be only neutrophils. अगेन पैराकेराटोसिस है और न्यूट्रोफिल्स है, तो ये भी ये पॉसिबल है। तो ये कोरॉइड लेमिना। नाउ you in PRP, pityriasis rubra pilaris, you can see alternating columns of hyperkeratosis and parakeratosis. ये पैराकेराटोटिक कॉलम है, ये हाइपरकेराटोटिक कॉलम है, नीचे हाइपरग्रैंडोसिस भी है और एपिडर्मल या सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया भी है। कोई मनरो एब्सेसिस नहीं।
तो PRP की अपीयरेंस ऐसे है कि ऑल्टरनेटिंग कॉलम्स ऑफ हाइपर एंड पैराकेराटोसिस एंड एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया। अब यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिंग कॉलम ऑफ हाइपर एंड पैराकेराटोसिस, इसके अलावा सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेसिया और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। तो ये जो पिक्चर है ये इन्फ्लेमेटरी लीनियर वेरुकस एपिडर्मल नीवस की है, जिसको हम इल्वन कहते हैं, कि जिसमें ऑल्टरनेटिंग कॉलम ऑफ हाइपर एंड पैराकेराटोसिस, सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेसिया एंड dense chronic acute on chronic inflammatory infiltrate. ये आपको अगेन पैराकेराटोसिस नजर आ रहा है और साथ आपको पैराकेराटोटिक कॉलम्स हैं और साथ नीचे आपको एपिडर्मल डिस्प्लेजिया नजर आ रहा है। ये जो अपीयरेंस है ना, ये अपीयरेंस है एक्टिनिक केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस में हमने जनरली अगेन हाइपर और पैराकेराटोसिस के कॉलम्स ऑल्टरनेट करते हैं, लेकिन जहाँ पे पैराकेराटोसिस होता है उसके नीचे एपिडर्मल डिस्प्लेजिया। अब ये डिस्प्लास्टिक एपिडर्मल, तो ये आपको पिक्चर इससे मिलती जुलती पिक्चर एक्टिनिक केराटोसिस में देखने को मिली। अब हम स्ट्रेटम कॉर्नियम की ये जितनी पैथोलॉजीज हमने की थी, इसमें कहीं ना कहीं हाइपर और पैराकेराटोसिस से हम डायग्नोसिस कर रहे थे। हाइपर एंड पैराकेराटोसिस आगे कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन वो शायद इतना डायग्नोस्टिक ना हो। हम देखेंगे वो कंडीशन की जिसमें ग्रैन्युलर लेयर की एब्सेंस या प्रॉब्लम है, या हाइपर ग्रैनुलोसिस है, या हाइपोग्रैनुलोसिस है, या कोई स्प्लिट है। आपको पहले बताया है कि जब भी हाइपर केराटोसिस होगा उसके साथ हाइपर ग्रैनुलोसिस भी होगा। तो ग्रैनुलर लेयर का प्रोमिनेंट होना हाइपर केराटोसिस का साथ। और पैराकेराटोसिस होगा तो ऑब्वियसली पैराकेराटोसिस के नीचे ग्रैनुलर लेयर एब्सेंट। ये अपीयरेंस जो आपको नजर आ रही है ये एपिडर्मोलिटिक हाइपर केराटोसिस, जिसका प्रोटोटाइप है बुलस इक्थाइसिफॉर्म इरिथ्रोडर्मा। इसमें आप देखें जो स्प्लिट है वो सब कॉर्नियल नजर आ रही है, लेकिन एक और फीचर जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस सब कॉर्नियल स्प्लिट के नीचे ग्रैनुलर लेयर एब्सेंट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्प्लिट है ये ग्रैनुलर लेयर के अंदर, तो ग्रैनुलर लेयर लॉस हो गई है और ये स्प्लिट इसके अंदर आ गई है। तो एपिडर्मोलिटिक हाइपर केराटोसिस एक वाहिद कंडीशन है कि जिसके अंदर स्प्लिट ग्रैनुलर लेयर में हो। एक और फाइंडिंग जो आपको ग्रैनुलर लेयर में मिलेगी, जिसके साथ आपको हाइपर केराटोसिस और पैरा केराटोसिस भी मिलेंगे, तकरीबन पिक्चर इस किस्म की होगी। ये जो मैंने 11 दिखाया था ना, ये पैरा केराटोटिक कॉलम ऑल्टरनेटिंग विद हाइपर केराटोसिस, लेकिन इस आपको ग्रैनुलर लेयर पे, जो ग्रैनुलर लेयर को आपने गौर से देखना है, और ग्रैनुलर लेयर में ये चेंजेस मिलेंगी जिनको हम कहते हैं कोइलोसाइट्स। दिस इज वायरल वॉल। कोइलोसाइट्स बेसिकली वायरली इन्फेक्टेड केराटिनोसाइट्स हैं, जिसमें एक उसकी पहचान ये है कि उन केराटिनोसाइट्स के गिर्द एक हेलो है और प्लस उनके अंदर इंट्रा न्यूक्लियर और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये इंक्लूजन्स हैं बड़ी बड़ी गो। बाकी ये पॉइंट ये ऑर्डलैंड बॉडीज हैं ग्रैनुलर लेयर की अपनी स्ट्रक्चर, लेकिन ये बड़े बड़े आपको इंक्लूजन नहीं भी नजर आ रही और इस किस्म के हेलो लाइक सेल्स नजर आ रहे हैं स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में, और साथ ऑल्टरनेटिंग कॉलम्स ऑफ हाइपर एंड पैरा केराटोसिस है, तो आप इसको कन्वीनियंटली वॉट्स लेबल कर सकते। अगेन एक अपीयरेंस है जो बहुत टिपिकल अपीयरेंस है, और इसमें ना मुश्किल का कोई चांस नहीं है।
एक तो ये एक अम्प्लिकेटेड लीजन है, एक पैप्यूल है जिसके दरमियान में अम्प्लिकेशन है, और इसके अंदर आपको स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और इवन एपिडर्मस के अंदर जो केराटिनोसाइट्स हैं, उन केराटिनोसाइट्स के अंदर वायरल इंक्लूजन्स आ गई हैं, और ये वायरल इंक्लूजन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ये इंक्लूजन इतनी बड़ी होती है कि ये पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर लेती है, और ये इन जो न्यूक्लियाई हैं सेल्स के, वो एक कोने में लग जाते हैं। तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मुलस्कम कंटेजियोजम, तो ये आपको मुलस्कम कंटेजियोजम की स्लाइड दिखाई है, और ये आम तौर पे सब लोग आसानी से मुलस्कम कंटेजियोजम को डायग्नोज कर लेते हैं। अब हम आएंगे स्ट्रेटम स्पाइनोजम में। स्ट्रेटम स्पाइनोजम तो काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर बहुत सारी पैथोलॉजीज हो सकती हैं, इसमें इन्फ्लेमेटरी भी हैं और ट्यूमर्स भी हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ फेजेस में डिस्कस करते हैं। थिनिंग एट्रोफी, थिकनिंग एकेंथोसिस। अगर एकेंथोसिस बहुत ज़्यादा है, 5-6 सेल से ज़्यादा है, तो उसको हम एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया कहेंगे। वो बहुत कम है। एलएसए मैंने दिखाया, एलएसए में इस तरह से एट्रोफी के साथ फॉलिकुलर प्लगिंग भी है, और जो इमीडिएटली सब एपिडर्मल रीजन है वो ज़्यादा स्मज्ड है, रोज है, जैसे कि कलर करके आपने किसी कागज से या किसी रुई से उसको स्मज कर दिया, और वहां पे भी डिजिटल स्ट्रक्चर्स कम होंगे, लेकिन उसके जैसे एब्सेंट नहीं। ये आपको एपिडर्मल एट्रोफी नजर आ रही है, और ये यहाँ पे आपको बिल्कुल स्क्लेरोज्ड जोन नजर आ रहा है, और उसके नीचे एक आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है, ऑलमोस्ट इन अ बैंड लाइक फैशन, और पेरीवेस्कुलर भी। ये एलएसए टिपिकली 3 जोन कहते हैं। पहला जोन एट्रोफिक एपिडर्मस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, जरूरी नहीं है इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिले, तो 2 जोन भी हो सकते हैं डायग्नोसिस। ये आपको जो अपीयरेंस नजर आ रही है, ये है हाइपरट्रॉफिक स्कार या कीलॉइड। इसमें आपको कीलॉइड में आपको पता है कि स्किन स्ट्रेच्ड हो जाती है। स्ट्रेच इसलिए होती है कि नीचे जो कोलेजन है उसका हाइपरप्लेजिया होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कोलेजन जो बंडल्स हैं वो थिक और काफी हाइलेनाइज्ड कोलेजन बंडल, तो ये हाइपरट्रॉफिक स्कार है। इसको मॉर्फिया से डिफ्रेंशिएट आप ऐसे ही कर सकते हैं, मुश्किल है थोड़ा डिफ्रेंशिएशन, लेकिन आप मॉर्फिया से डिफ्रेंशिएट इस तरह कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे एडिनेक्सल स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, मॉर्फिया में नहीं। दूसरा, आपको जो एपिडर्मल एट्रोफी है वो कीलॉइड में इतनी नहीं होगी जितनी मॉर्फिया में, लेकिन अदरवाइज हाइपरट्रॉफिक स्कार और मॉर्फिया आपस में काफी मिलते हैं। अब हम एपिडर्म ये है, और ये इरेगुलर है। रेगुलर यूजुअली सोरासिस में होता है, जबकि इरेगुलर एक्जिमा में होता है। अब यहाँ पे एक्जिमा की अपीयरेंस है, और साथ आपको स्पॉन्जियोसिस भी नजर आ रहा है, तो ये टिपिकली एक्यूट एक्जिमा की पिक्चर है, और वो सोरासिस की पिक्चर है। यहाँ ऊपर पैराकेराटोसिस भी नजर आ रहा है। ये हाइपर कैराटोसिस विद कॉलम ऑफ पैराकेराटोसिस और एपिडर्मल हाइपर। वैसे तो ये पामोप्लांटर केराटोडर्मा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक थायसिस भी। ये जनाब एक बहुत टिपिकल अपीयरेंस है, आपको हाइपर कैराटोसिस नजर आ रहा है, पेपिलोमिटोसिस नजर आ रहा है, और माइल्ड सा एकेंथोसिस। तो दिस अपीयरेंस इज एक्रोकेराटोसिस बरूंकिफॉर्मिस। पेपिलोमिटोसिस वॉट्स में मिलेगा, पेपिलोमिटोसिस इल्विन में भी मिलेगा। पेपिलोमिटोसिस
हाइपरट्रॉफिक एक्टिनिक केराटोसिस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे और कोई फीचर नहीं है सिवाय हाइपर केराटोसिस के और पेपिलोमेटोसिस। ये जनाब आ गया इंट्रा एपिडर्मल वेसिकल। हाइपर केराटोसिस अच्छा सॉरी, दिस इज एन इंट्रा एपिडर्मल वेसिकल और ब्लिस्टर, और along with that there is lots of spongy। इंट्रा एपिडर्मल ब्लिस्टर की जो वाहिद डिफरेंशियल है वो एक्जिमा है। तो एक्जिमा के साथ फर्दर स्पॉन्जियोसिस भी आ गई। ये स्पॉन्जियोसिस को हाईलाइट किया। स्पॉन्जियोसिस में डेस्मोसोम्स इंटैक्ट होंगे, बस डेस्मोसोम्स नजर आने शुरू होते हैं। और स्पॉन्जियोसिस के साथ एक चीज और जो रिलेटेड है ना, वो ये है कि जब सेल्स खुलते हैं तो उसके दरमियान इन्फ्लेमेटरी फिल्ट्रेट एंटर हो जाता है, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये एक्सोसाइटोसिस लिम्फोसिटिक भी हो सकता है, न्यूट्रोफिलिक भी हो सकता है और इओसिनोफिलिक भी हो सकता है। ये आपको स्पॉन्जियोसिस नजर आ रहा है स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, लेकिन इसके साथ न्यूट्रोफिल्स हैं। ये है स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल ऑफ कोगोच। स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल ऑफ कोगोच दो कंडीशंस में होता है, एक तो इजिप्ट में, दूसरा सोरासिस में। फर्क ये होगा कि इजिप्ट में पैराकेराटोसिस और मनरो एब्सिस नहीं होंगे, सिर्फ स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल ऑफ कोगोच होगा, जबकि सोरासिस में पैराकेराटोसिस भी होगा, मनरो एब्सिस भी होंगे और स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल ऑफ कोगोच। रीटर्स डिजीज में भी ये मिलता है, लेकिन रीटर्स बिल्कुल सोरासिस से मिलती है हिस्टोलॉजिकली, और आप हिस्टोलॉजिकली दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में स्प्लिट भी हो सकती है। हम मतलब ये भी हो सकता है कि हम कोई ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर देख रहे हैं। ये आप सबको मालूम है कि सब कॉर्नियल स्प्लिट है, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर है और ज्यादातर एपिडर्मिस नीचे है, और आपको दरमियान में एक एंथोलिटिक सेल नजर आ रहा है। इस किस्म की अपीयरेंस पेम्फिगस फोलिएशन। ये आपको मैंने रिपीट किया है। सब कॉर्नियल पस्ट्यूल, अगर उसके अंदर एक एंथोलिटिक सेल नहीं है तो इट विल बी सब कॉर्नियल पस्ट्यूलर डर्मेटोसिस। एक एंथोलिटिक सेल है तो ITA पे। दिस इज एक एंथोलिसिस, लेकिन ये फुल ब्लोन एक एंथोलिसिस नहीं है, ये पार्शियल एक एंथोलिसिस, जिसको हम डिलिपिडेटेड ब्रेक वॉल अपीयरेंस कहते हैं। तो दिस इज हिले हिले डिजीज। नाउ अगेन मैंने उसको रिपीट कर लिया। इंट्रा एपिडर्मल वेसिकल्स हैं और इंट्रा एपिडर्मल वेसिकल्स एक्जिमा में। नाउ द टिपिकल अपीयरेंस ऑफ tombstones and suprabasal blistering, acantholytic cells are seen in the blister cavity. Pemphigus vulgaris. Difference between Pemphigus foliaceus and Pemphigus vulgaris. Whole of the epidermis is below, most of the epidermis is above, and basal layer is attached as tombstone. Stratum spinosum और क्या फाइंडिंग? ये एक टिपिकल अपीयरेंस है इंटरफेस डर्मेटाइटिस। यहाँ आप देखेंगे कि देयर इज बेसल सेल नॉन एग्जिस्टेंट, बेसल सेल है ही नहीं, वैक्यूलर डीजनरेशन है बेसल सेल, पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस। इसका मतलब है कि इंटरफेस डर्मेटाइटिस तो हो रहा है, लेकिन इस इंटरफेस डर्मेटाइटिस के साथ आपको यहाँ पे सिंगल सेल नेक्रोसिस मिल रहा है एपिडर्मिस में। नेक्रोस सेल्स हमेशा इओसिनोफिलिक होते हैं। तो दिस सिंगल सेल नेक्रोसिस with basal cell degeneration is diagnostic of erythema multiforme. ये erythema multiforme की extensive form। इसमें आपको देखेंगे कि there appears to be a subepidermal blister, लेकिन जो ऊपर का एपिडर्मिस है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता।
यहाँ पे सेल्स हैं लेकिन कोई केराटिनोसाइट नजर नहीं आ रहा, कोई सेल बाउंड्री नहीं है, कोई न्यूक्लियाई नहीं है, तो ये नेक्रोज्ड एरिया है। तो नेक्रोज्ड एपिडर्मस के साथ ब्लिस्टरिंग, दिस इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस 10। दिस इज फुल थिकनेस एपिडर्मल नेक्रोसिस। और फुल थिकनेस एपिडर्मल नेक्रोसिस स्टीवन जॉनसन और 10 के अलावा एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, पेम्फिगस पैरान्यूप्लास्टिकस और नेक्रोलिटिक माइग्रेटरी इरिथीमा में हो सकता है। उसके बाद स्पॉन्जियोसिस और वो मैंने एक्सोसाइटोसिस और एपिडर्मल ट्रॉपिज्म को डिस्कस कर। ये स्पॉन्जियोसिस के साथ इओसिनोफिल्स जा रहे हैं। इओसिनोफिल की मौजूदगी एपिडर्मस में या डर्मस में तीन मेन पैथोलॉजीज करती है। एक तो इंसेक्ट बाइट, दूसरा एटॉपिक डर्मेटाइटिस और तीसरा ड्रग रिएक्शन। इसके अलावा बुलस पेम्फिगॉइड और बुलस पेम्फिगॉइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी में भी इओसिनोफिल रिच इन्फिल्ट्रेट हो सकता है। न्यूट्रोफिल एपिडर्मस में आपको पस्चुलर सोरासिस, इन्फेंटाइल एक्रोपस्चुलोसिस, एजेप डर्मेटोफाइट्स फाइटोसिस में और सुबोरिक डर्मेटाइटिस में मिल सकता है। दिस इज लिम्फोसिटिक एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पे आपको लिम्फोसाइट्स एपिडर्मस के अंदर मिल रहे हैं। इन लिम्फोसाइट्स के नॉर्मल लिम्फोसाइट्स का शक्ल इस किस्म की है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े सेल्स भी मिल रहे हैं, गोल लंबे। तो ये एबनॉर्मल लिम्फोसाइट एंटरिंग इनटू एपिडर्मस विदाउट स्पॉन्जियोसिस। जो लिम्फोसाइट एंटर होगा उसके गेट हेलो होगा, क्योंकि उसका कोई डेस्मोसोमल कनेक्शन नहीं। तो ये अपीयरेंस जो है ये सीटीसीएल या माइकोसिस फंगोइडिस, ये एबनॉर्मल साइज के सेल्स, एबनॉर्मल शेप के सेल्स विद हेलो इन द एपिडर्मस, दिस इज सीटीसीएल। नाउ स्टेटम स्पाइनोसम में और क्या देख सकते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेटम स्पाइनोसम नेस्ट और कॉर्ड्स बना रहा है, एपिडर्मस नेट्स और कॉर्ड्स बना रहा है। और इसके अलावा देयर इज केराटिन पल्स। केराटिन पल्स केराटिनाइजेशन की वो है, केराटिनाइजेशन है। तो दिस अपीयरेंस इज टिपिकल ऑफ सिबोरिक केराटोसिस। केराटिन पल्स इसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और ट्राइकोएपिथेलियोमा में होते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। Here you can see a full thickness epidermal necrosis, full thickness epidermal dysplasia. यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर तक सारे एपिडर्मस के सेल्स नेक्रोज्ड और एबनॉर्मल नजर आए। सॉरी, नेक्रोज का लफ्ज दोबारा यूज किया, डिस्प्लास्टिक नजर आए। दिस इज इन साइटो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बोवन। Here you can see nests of atypical cells within the epidermis. ये नेस्ट हैं और इन सेल से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि यहाँ पे आप देखें जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो इन सेल्स का हिस्सा हैं, उनके अंदर डेस्मोसोमल जंक्शंस भी। तो इसका मतलब ये है कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो भी स्क्वामस सेल्स, लेकिन यहाँ पे सेल्स स्क्वामस सेल्स से हटके हैं, जुदा हैं, साइज में भी डिफरेंट हैं और कनेक्शन में भी नहीं। इसका मतलब है कि ये सेल्स कहीं और से हैं। तो दिस इज आइदर पेजेट्स डिजीज और सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मैलिग्नेंट मेलानोमा। लेकिन सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे नेस्ट नहीं है, मेलानोसाइट्स के नेस्टिंग नहीं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसलिए दिस इज पेजेट्स डिजीज। पेजेट्स डिजीज को डिफरेंशिएट करो बोवेन्स डिजीज। अब यहाँ पे कंपैरिजन, abnormal keratinocytes but still maintaining their desmosomal junction, abnormal keratinocytes but keratinocytes। यहाँ पे जो सेल्स हैं एबनॉर्मल हैं, जिनका डेस्मोसोम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई केराटिनोसाइट ताल्लुक नहीं है, शेप में सब चीजें डिफरेंट है। दिस इज पेजेट्स। नाउ हम थोड़ा सा एंटर हो गए
उन डिसऑर्डर्स के अंदर कि जो एडिनेक्सल स्ट्रक्चर्स थी। दिस इज क्लियर सेल एकेंथोमा। क्लियर सेल एकेंथोमा इसलिए कहते हैं कि इसमें ना जो एपिडर्मिस में सारा क्लियर सेल्स, और जो क्लियर सेल का एरिया है वो नॉर्मल एपिडर्मिस से बिल्कुल वेल डिमार्केटेड डिमार्केशन के साथ। दिस इज क्लियर सेल एकेंथोमा। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये नॉर्मल केराटिनोसाइट, लेकिन यहाँ पे जो एक नेस्ट के सेल्स हैं, ये नेस्ट के सेल्स केराटिनोसाइट से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। बहुत डिफरेंट नहीं है नेस्ट उनसे स्क्वेमस सेल से। तो फर्क ये है कि ये सेल्स क्यूबॉइडल हैं और कॉम्पैक्ट हैं, और कॉम्पैक्ट सेल्स हैं जिन और साइज में स्क्वेमस सेल से छोटे हैं। दिस इज द इंट्रा एपिडर्मल पार्ट ऑफ पोरोमा। इसको हम हाइडर एकेंथोमा कहते हैं, लेकिन ऐसा ही पोरोमा होता है अगर ये सेल्स एपिडर्मस में डर्मस में भी कंटिन्यू हो जाए। रेयर ट्यूमर है यहाँ पे आपको, और हेयर ओरिजिन का ट्यूमर है। यहाँ पे आपको एक पेपिलोमेटस एरिया नजर आ रहा है, दरमियान में एक तरह का पंक्टम भी है, और जो मेन बल्क है वो क्लियर सेल से मुश्तमिल। ये ट्राइको एपिथेलियोमा है, एक पॉलीपॉइड लीजन, सेंट्रल पंक्टम और एपिडर्मस क्लियर सेल। ये क्लियर सेल एकेंथोमा नहीं है जिसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, ये ट्राइकीलिमोमा है, काउडन सिंड्रोम। नाउ हम बेजल से लेयर पे आते हैं। हमने देखना है कि बेजल लेयर कैसी है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, डीजनरेशन तो नहीं है, इन्फिल्ट्रेट कैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर इज बैंड लाइक लिम्फोहिस्टोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। यहाँ पे बेजल लेयर मौजूद है, लेकिन कई जगह पे नहीं है। ये कंजेस्टेड ब्लड वेसल, तो हम ये लाइकेनॉइड या लाइकल पैनस कह सकते हैं। ये जरा ज्यादा क्लियर पिक्चर है। यहाँ पे आपको इंटरफेस चेंज नजर आ रहा है। बेजल सेल वैक्यूलर डीजनरेशन है, कोलॉइड बॉडीज हैं, पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस है, और बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेट। इसके साथ ऊपर जो है ना आपको हाइपर केराटोसिस मिलेगा, हाइपर ग्रैनुलोसिस मिलेगा, और इरेगुलर एकेंथोसिस। हाइपर केराटोसिस, हाइपर ग्रैनुलोसिस, इरेगुलर एकेंथोसिस, बेजल सेल वैक्यूलर डीजनरेशन, कोलॉइड बॉडीज, पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस एंड बैंड लाइक लिम्फोहिस्टोसिटिक। तो ये सारी की सारी चेंजेस लाइकल पैनस। यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्फिल्ट्रेट जो है ना वो हेयर फॉलिकल के नीचे, और हेयर फॉलिकल्स में प्लगिंग भी है। इसके अलावा जो इंटर फॉलिकुलर एरिया है वो क्लियर है। तो दिस इज लाइक इन प्लानोपाइलर। अगर इस किस्म का इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है और इंटरफेस चेंज नहीं है और फॉलिकुलर प्लगिंग नहीं है, तो आप एलोपेशिया एरिएटा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉलिकुलर प्लगिंग है, इंटरफेस डर्मेटाइटिस है, और जब आप हायर पावर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी इन बेजल सेल वैक्यूलर डीजनरेशन और पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस मिलेगी। यहाँ पे काफी सारी चेंजेस है। एक तो फॉलिकुलर प्लगिंग है, दूसरा एपिडर्मल एट्रोफी, तीसरा आपको पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस में, चौथा इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट है जो पेरीवेस्कुलर भी है, पेरी फॉलिकुलर भी है, पेरी एडिनेक्सल भी है। तो फॉलिकुलर प्लगिंग, एपिडर्मल एट्रोफी, इंटरफेस चेंज इंटरवेनिंग एपिडर्मस में, और पेरी वेस्कुलर एंड पेरी एडिनेक्सल इन्फिल्ट्रेट, ये सारे फीचर्स डीएलई। ये वो डिसऑर्डर्स हैं कि जो लाइकेनॉइड नहीं है, ये इंटरफेस चेंज है, जिसमें सिर्फ बेजल सेल वैक्यूलर डीजनरेशन और पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस। तो ऐसी चेंजेस जिसमें सिर्फ इंटरफेस डर्मेटाइटिस होता है, सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक एसएलई, लाइक डर्मेटोमाइसाइटिस, अर्ली स्क्लेरोडर्मा, और इसके अलावा पीएलसी पैरा, जो मैंने आपको बताया था पैरा केराटोसिस के साथ ये चेंजेस आएंगी, इरिथेमा मल्टीफॉर्मी। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें सिर्फ इंटरफेस डर्मेटाइटिस। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं आपको। एक तो आपको
लाइकेनॉइड अपीयरेंस है, पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस है, बेसल सेल वैक्यूलर डीजनरेशन है, और सारा कुछ लाइकेन पेनिस की पैथोलॉजी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एपिडर्मस के अंदर स्पॉन्जियोसिस भी मिलती है। तो ये एक्जिमा और लाइकेन पेनिस की कंबाइंड पिक्चर जो है ना, वो आपको लाइकेन स्ट्राइटिस में मिलती है। और ऊपर आपको लाइकेन पेनिस में तो सिर्फ हाइपर कैराटोसिस, लेकिन लाइकेन स्ट्राइटिस में हाइपर कैराटोसिस के साथ पैरा कैराटोसिस, तो आपको एक मिक्स अपीयरेंस मिलेगी एक्जिमा की और लाइकेन पेनिस। हम स्टेटम बेज़ेल को मजीद देखें। अब आप यहाँ देखें कि देयर इज इंक्रीज बेजल पिगमेंटेशन। इंक्रीज बेजल पिगमेंटेशन आपको ऐसे डिसऑर्डर से मिलेगी कि जहाँ पे एपिडर्मस के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन, और ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं ये है नॉर्मल फ्रैकल्स। फ्रैकल में एपिडर्मस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेजल सेल पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है। फिर आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक तो आपको एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया भी मिल रहा है, और दूसरा बेजल सेल पिगमेंटेशन भी मिल रहा है, थोड़ा सा सुपरा बेजल पिगमेंटेशन। ये लेंटिजेंस, लेंटिजेंस आर डिफरेंट फ्रॉम फ्रैकल्स के लेंटिजेंस में एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया भी होता है और पिगमेंटेशन भी, जबकि फ्रैकल में एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया नहीं होता, सिर्फ पिगमेंटेशन। अब ये एक और अपीयरेंस, यहाँ पे आपको देखेंगे कि देयर आर नेस्ट्स ऑफ मेलानोसाइट्स जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे, ये मेलानोसाइट नेस्ट्स हैं, और जो सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी, एबनॉर्मेलिटीज नहीं है मॉर्फोलॉजी। तो दिस इज अ जंक्शनल मेलानोसाइटिक नीवस। नाउ ये वाले जो जंक्शनल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट एबनॉर्मल सेल्स का है। ये सेल्स एक जैसे साइज के नहीं, शेप के भी नहीं, और नेस्ट भी बड़े ऑकवर्ड से बने हुए हैं नेस्ट। इसके अलावा सिंगल और मल्टीपल सेल्स एपिडर्मिस में भी जा रहे हैं, जिस तरह पेजिटॉइड, इसको हम पेजिटॉइड स्प्रेड कहते हैं। और ये जो नेस्ट हैं, ये नेस्ट एपिथेलियोइड सेल्स के हैं। ये जो मेलानोसाइट्स हैं ये गोल गोल राउंड एपिथेलियल सेल्स जैसे हैं। तो ये है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा। अगर यही नेस्ट स्पिंडली होंगे तो वो एक्रा लेंटिजिनस मेलानोमा है। लेकिन यहाँ पे आपको एबनॉर्मल नेस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स मिल रहे हैं which are infiltrating into the epidermis। यहाँ पे आप देखें ये नॉर्मल जंक्शनल नेस्ट और यहाँ पे एबनॉर्मल जंक्शनल। तो जंक्शनल नीवस को मेलानोमा से डिफरेंशिएट करते हैं। हम अब एपिडर्मस को हमने डन कर लिया, अब हम पेप्लीडर्मस में। पेप्लीडर्मस में हमें क्या कुछ मिल सकता है? लैकिनॉइड इन्फिल्ट्रेट, पिगमेंटरी इनकॉन्टिनेंस, सब एपिडर्मल स्प्रेड और स्प्रेड के कॉन्टेंट्स के। यहाँ पे आपको बड़ा खूबसूरत सा एक डर्मल टिप पेपरी माइक्रो एब्सेस मिलेगा। मुझे ये अपीयरेंस आपको छोटी दिखानी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता। आमतौर पे डर्मल पेपिली के ऊपर एक एक रेटी रिजिस के अंदर ये एक स्प्लिट या वेसिकल होता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो पेपरी टिप माइक्रो एब्सेस जो है ना, ये डीएच का फीचर है। यहाँ पे आपको दो जगह पे सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मिल रहा है, एक के अंदर इओसिनोफिल्स हैं, एक के अंदर न्यूट्रोफिल्स। जो बड़ा ब्लिस्टर होगा सब एपिडर्मल, वो हमेशा लीनियर आईजीए होगा। जो डीएच के ब्लिस्टर होगा वो ब्लिस्टर नहीं होगा, वो वेसिकल होगा और पेपिलिटिव एब्सेस ही होगा। और इओसिनोफिल के साथ, अच्छा दूसरा डीडी लीनियर आईजीए के अलावा बुलस एसएलई का है, लेकिन चांसेस कम है तो आपने लीनियर आईजीए ही कहा। इस तरह से जो इओसिनोफिल रिच सब एपिडर्मल ब्लिस्टिंग है वो पेम्फिगॉइड के अलावा हर्पीज गेस्टेशनिस में हो सकता है। और ये दोनों पिक्चर्स ईबीए में भी हो सकती है। ईबीए सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विदाउट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी हो सकता है, विद इओसिनोफिल भी हो सकता है, विद न्यूट्रोफिल्स भी हो सकता है। तो तीनों पिक्चर में मिमिक कर सकते हैं। अगेन न्यूट्रोफिल रिच सब एपिडर्मल, ये सेल पुअर ब्लिस्टर है। आपको सब एपिडर्मल ब्लिस्टर नजर आ रहा है लेकिन इन्फिल्ट्रेट नहीं। तो सेल पुअर ब्लिस्टर आपको मिलेगा पोर्फायरिया कुटेनिया टाटा में, आपको मिलेगा ईबीए में,
या कोई भी ईवी की फॉर्म में मिलेगा। आपको मिलेगा डायबिटिक ब्लिस्टर, आपको फ्रिक्शन ब्लिस्टर, आपको क्रायो इंड्यूस ब्लिस्टर। तो ये सारे ब्लिस्टर जो हैं ये सेल पुअर सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग के साथ। और पेपिलिडर्मस में क्या होता है, आप ये ऊपर एपिडर्मल एट्रोफी देख रहे हैं और नीचे आपने ये बेजोफिलिक मटेरियल देखा, जो बेजोफिलिक मटेरियल मेन डर्मस को, अपर डर्मस को ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है। इस अपीयरेंस को हम कहते हैं एक्टिनिक एलास्टोसिस और सोलर एलास्टोसिस। ये क्रॉनिक सन डैमेज को सिग्निफाई करता है। ग्रेन जोन की डेफिनेशन मैंने अक्सर बताई है, इट्स अ जोन ऑफ नॉर्मल डर्मस बिटवीन नॉर्मल एपिडर्मस एंड एबनॉर्मल डर्मस। तो ये एक नॉर्मल एकेंथोटिक एपिडर्मस है, यहाँ पे डर्मस नॉर्मल है और यहाँ पे एक डेंस इन्फिल्ट्रेट। ग्रैनुलोमा फेशियल की टिपिकल फीचर ये है कि ये जो इन्फिल्ट्रेट है ये इंटरस्टिशियल पेरीवेस्कुलर है और इसके अंदर आपको हर तरह का सेल मिलेगा। इओसिनोफिल भी मिलेंगे, न्यूट्रोफिल भी मिलेंगे, प्लाज्मा सेल भी मिलेंगे और लिम्फोसाइट्स भी मिलेंगे। ग्रैनुलोमास नहीं होंगे। अगरचे इसका नाम ग्रैनुलोमा फेशियल है लेकिन ग्रैनुलोमा नहीं है, इसमें एक मिक्स इन्फिल्ट्रेट होगा। इओसिनोफिल्स बहुत सारे होते और ग्रेन जोन होता है, ये एक टिपिकल फीचर। दूसरा ग्रेन जोन हम लेप्रोमेटस लेप्रेसी में देखते हैं, जिसके अंदर आपको शीट्स ऑफ फोमी मैक्रोफेजेस मिलेंगे। यहाँ पे भी ग्रैनुलोमा नहीं है। अगेन आपको एक बहुत टिपिकल अपीयरेंस दिखा रहा हूँ। ये बेसिलॉइड सेल्स हैं जिनका एपिडर्मस से कनेक्शन मेंटेन्ड है, एपिडर्मस से कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा देयर इज जो पेरिफेरल सेल्स हैं इसके, उन्होंने पैलिसेड बनाया हुआ है, पेरिफेरल पैलिसेडिंग है और रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट। ये बेसिलॉइड सेल्स के दरमियान डेस्मोसोम्स नहीं होते, तो वो सेल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब चढ़ जाते हैं तो वो ट्यूमर कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्यूमर और डर्मस के दरमियान गैप आ जाता है, जिसको हम रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट। दिस अपीयरेंस इज सीन इन बेसल सेल कार्सिनोमा और ये चूंकि सुपरफिशियल नेस्ट हैं तो हम इसको सुपरफिशियल बीसीसी कह सकते हैं। अब आपको नेस्ट नजर आ रहे हैं जो डर्मस के अंदर जा रहे हैं और अगर आप गौर से देखें तो नेस्ट के जो सेल्स हैं वो वैसे ही हैं कि जैसे एपिडर्मस के सेल होते हैं, केराटिनोसाइट्स विद डेस्मोसोमल जंक्शन, और इसके अंदर एपिडर्मल केराटिनाइजेशन है, केराटिन पर्ल्स, और इनका कोई कनेक्शन नहीं है एपिडर्मस के साथ। तो ये इंडिविजुअल नेस्ट है या इन्फिल्ट्रेटेड नेस्ट है। तो दिस इज वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब आप देखें कि यहाँ पे नेस्ट हैं मेलानोसाइट्स के और ये नेस्ट डर्मस के अंदर भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेलानोमा है वो इनफिल्ट्रेटेड फेज में आ गया, या आप कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ग्रोथ फेज में आ गया, मतलब नेस्ट डर्मस के अंदर आ। और डीप डर्मस में क्या हो सकता है? कोलेजन, ब्लड वेसल, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स, नर्व ट्विग्स। कोलेजन कैसा है? इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट कैसा है? यहाँ पे आपको लगेगा कि कोलेजन डिसइंटीग्रेटेड है और H&E पे आपको ब्लूइश कोलेजन नजर आ रहा है। एल्शियन ब्लू कराने से वो ज्यादा वाजे होता है। आपको शायद एल्शियन ब्लू की स्लाइड तो ना मिले, लेकिन अगर मिलेगी तो दिस इज म्यूसिनोसिस, फ्रेगमेंटेड कोलेजन और उसके दरमियान ब्लू मटेरियल, एल्शियन ब्लू से वो मटेरियल वाजे होता है। Here you can see fragmentation of elastic fibers, कोलेजन फाइबर्स के दरमियान टूटे हुए इलास्टिक फाइबर। ये पिक्चर जहन में रख लें, ये है सूडोजेंथोमा इलास्टिक, या क्यूटस लेग्जा भी इस तरह का हो, लेकिन प्रोटोटाइप सूडोजेंथोमा इलास्टिक, जिसमें फ्रेगमेंटेड इलास्टिक फाइबर। नाउ एपिडर्मस है बिल्कुल थिक, सॉरी वो फ्लैट, और यहाँ पे आपको जो कोलेजन बंडल नजर आ रहे हैं वो काफी सारे हाइलेनाइज्ड हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार के मुकाबले में ये ज्यादा हाइलेनाइज्ड है। तो ये कीलॉइड, उसमें कोलेजन ज्यादा हाइलेनाइज्ड है। ये आपको एक कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर लग रहा है, ये काफी डेंस कोलेजन है यहाँ।
और उस कोलेजन के ऊपर एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया भी है, और इस कोलेजन का एपिडर्मस से एक गैप भी है ताल्लुक, एक तरह का सो कॉल्ड ग्रैंड जोन भी। गौर करेंगे इसको तो आपको स्पिंडल टाइप सेल मिलेंगे, हिस्टोसाइट्स मिलेंगे। दिस इज डर्मेटोफाइट। नाउ दिस इज अनदर फाइब्रस टिश्यू। इसमें आपको देखेंगे कि स्पिंडल शेप सेल्स हैं, बिल्कुल एपिडर्मस को टच कर रहे हैं, एपिडर्मस को खास हाइपरट्रॉफिक नहीं, और ये जो स्पिंडल सेल्स के नेस्ट हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में रन कर, ये है DFSP, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोटूबरेंस। ग्रैनुलोमा को पहचानना है। ग्रैनुलोमा को यूजुअली स्कैनर पे देखना होता है, और ग्रैनुलोमा आपको पिंक एरियाज नजर आते हैं, बड़े बड़े पिंक एरियाज, क्योंकि ग्रैनुलोमास आर कंप्राइजिंग ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स। तो एपिथेलॉइड सेल्स हिस्टोसाइट्स हैं, उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म। तो दीज आर वेल डिफाइंड ग्रैनुलोमास, आपस में मर्ज भी नहीं हो रहे, और उनके गिर्द बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी नहीं। सो दिस इज सार्काइटिस। एक और ग्रैनुलोमा, यहाँ पे भी पिंक पिंक एरियाज है ग्रैनुलोमास, लेकिन ये ग्रैनुलोमा एक दूसरे के अंदर मर्ज कर, और देर इज डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट एज वेल। सो दिस इज ट्यूबरक्लोसिस, या और जिस तरह ग्रैनुलोमा, ट्यूबरकुलाइड ग्रैनुलोमा, जिस तरह लिशमीनियासिस है, उसमें भी इस किस्म के ग्रैनुलोमास होते हैं। ट्यूबरकुलाइड ग्रैनुलोमास की जो जी DT है उसमें ये फिट हो। दीज आर लैंगहैंड टाइप जाइंट सेल्स, जिसमें हॉर्सशू शेप में न्यूक्लियाई पड़े। यहाँ पे आपको नजर आ रही है केजिएशन नेक्रोसिस, केजिएशन और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इसके इर्द गिर्द। इस किस्म की अपीयरेंस होगी तो टीबी, कुटेनियस टीबी पक्की हो जाती है अगर केजिएशन के गिर्द ग्रैनुलोमा। ये आपको न्यूट्रोफिल एब्सेस मिल रहा है, उसके गिर्द ग्रैनुलोमेटस इन्फिल्ट्रेट, जिसको हम सपोरेटिव ग्रैनुलोमास कहते हैं। सपोरेटिव ग्रैनुलोमा का DD मेनली दो हैं, डी फंगल इन्फेक्शन और एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। यहाँ पे आपको जाइंट सेल्स के अंदर ये गोल गोल पिंक बॉडीज नजर आएंगी, इनको स्टेरोटिक बॉडीज कहते हैं। ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। हो सकता है कि इसकी स्लाइड इस तरह देखने को मिल जाए। स्टेरोटिक बॉडीज और स्टेरॉइड बॉडीज, सॉरी स्टेरोटिक बॉडीज और ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये केजिएशन नहीं, लेकिन ये वाला जो सेंटर कोलेजन है ये नॉर्मल कोलेजन की तरह है भी नहीं, ये थोड़ा सा डिसरप्टेड है, कोई एबनॉर्मल है। तो ये पार्शियल नेक्रोसिस है, जिसको हम नेक्रोबायोसिस कहते हैं। और इस पार्शियल नेक्रोबायोसिस के गिर्द आपको एपिथेलॉइड सेल खड़े खड़े मिलेंगे, कहीं कहीं ग्रैनुलोमास ही मिलेंगे, लेकिन एपिथेलॉइड पिंक सेल्स मिलेंगे सराउंडिंग दिस नेक्रोबायोटिक एरिया। तो इस तरह का एरिया नजर आएगा तो आपका डायग्नोसिस होगा ग्रैनुलोमा एनिलर। बहुत कम चांसेस हैं कि नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका हो। उसका फर्क सिर्फ ये होगा कि ये लंबा सा एक नेक्रोबायोटिक एरिया होगा, ये तो फोकल एरियाज होंगे ना, वो एक लंबा सा एरिया होगा पूरी बायोप्सी के नीचे। और हम रेटिकुलर डर्मिस में क्या देखते हैं? दिस इज एन अपीयरेंस ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप डेंस पेरीवेस्कुलर लिम्फोसिटिक। ये जिस तरह मैंने आपको पढ़ाना है, नहीं आपको नहीं, बस नॉर्मल पीजीज को पढ़ाना है, जिस तरह फिगर 8 या एनुलर एरिथीमास होती है, एरिथीमा एनुलर, एरिथीमा गायरेटम रैपेंस, एरिथीमा मार्जिनेटम, एरिथीमा माइग्रेंस, उन तमाम में देयर इज पेरीवेस्कुलर डेंस सुपरफिशियल एंड डेंस इन्फिल्ट्रेट, और कोई फाइंडिंग नहीं है। दिस इज द ओनली फाइंडिंग। इस किस्म की फाइंडिंग पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन में भी होती है, परनियोसिस में भी होती है, शैम्बर्ग डिजीज में भी। नाउ हियर यू कैन सी कि जो इन्फिल्ट्रेट है वो पेरीवेस्कुलर, और जो ब्लड वेसल्स के गिर्द न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट है, और यहाँ पे आपको ब्लड वेसल के गिर्द पिंक सा वो लग रहे हैं डिपोजिशन, जिसको कहेंगे आप फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो इस तरह की वेसल्स विद सराउंडिंग न्यूट्रोफिल्स, ज्यादा बड़ी पिक्चर आ गई, अच्छी पिक्चर आ गई। ये वेसल की लाइनिंग पिंक हुई भी है, इसके गिर्द न्यूट्रोफिल्स हैं, और साथ साथ न्यूक्लियर डस्ट भी है जो सिंगल सेल्स। तो दिस इज वेस्कुलाइटिस, cutaneous vasculitis, cutaneous vasculitis again.
अगर वेसल्स के गेट एबंडेंट प्लाज्मा सेल्स हैं या सेल्स ही प्लाज्मा सेल्स में एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है और एक साइड पे साइटोप्लाज्म, और जो वो वेसल्स हैं वो ब्लॉक भी हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे आरबीसी और क्लॉग है, तो ये सेकेंडरी सेप्सिस। यहाँ पे आपको एक इन्फिल्ट्रेट नजर आ रहा है, अगेन नेस्ट की शक्ल में है, और जो सेल्स हैं वो आप देखेंगे कि एक सेंट्रल न्यूक्लियस है और सराउंडेड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जिस तरह से फ्राइड एग अपीयरेंस। तो दिस इज अर्टिकेरिया पिगमेंट। अर्टिकेरिया पिगमेंटोजा में मोनोमॉर्फिक सेल्स की पॉपुलेशन। देयर आर फ्यू डिजीजेस जिनके अंदर पेरीफॉलिकुलर ग्रैनुलोमा, पेरीफॉलिकुलर ये ग्रैनुलोमास हैं और फॉलिकल के एक इसमें डायग्नोसिस है ग्रैनुलोमेटस रोज़ेशिया, ग्रैनुलोमेटस रोज़ेशिया में शामिल कर लेते हैं। और तीसरा है मजोकी ग्रैनुलोमा। मजोकी ग्रैनुलोमा में आपको फॉलिकल्स के अंदर स्पोर्स नहीं मिले, और ये आपको ग्रैनुलोमेटस रोज़ेशिया, ये मजोकी ग्रैनुलोमा है जिसमें आपको हेयर फॉलिकल के अंदर स्पोर्स नजर आ रहे हैं विद सराउंडिंग ग्रैनुलोमा। अब आपको इस अपीयरेंस में आपको साइटोप्लाज्म वाले लार्ज सेल्स मिल रहे हैं विद वेसिकुलर न्यूक्लियाई, और ये सेल्स हैं विद फोमी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऐसा है कि जैसे कि साइटोप्लाज्म में झाग भरा। तो फोमी साइटोप्लाज्म के दो डिफरेंशियल्स हैं, एक है ज़ैंथोमा और दूसरा है लेप्रोमेटिस लेप्रेसी। लेप्रोमेटिस लेप्रेसी में ग्रैंडजोन होगा, ज़ैंथोमा में नहीं। लेप्रोमेटिस लेप्रेसी में कहीं ना कहीं नर्व्स मिलेंगी, ज़ैंथोमा में नहीं मिलेंगी, और हो सकता है कहीं पे हिंट मिल जाए ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन का। लेप्रोमेटिस लेप्रेसी में, ज़ैंथोमा में ऐसे नहीं। ये आपको फोमी मैक्रोफेजेस नजर आ रहे हैं, ये जैसे कि साइटोप्लाज्म। और क्या कुछ हो सकता है रेटिकुलर डर्मस में? ये वो जो आपको मैंने पेप्लीडर्मस में दिखाया था, वही स्क्वेमोइड सेल्स जो है ना वो रेटिकुलर डर्मस तक चले, और यहाँ पे केराटिनाइजेशन भी है। सेल्स की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एपिडर्मस जैसी। तो दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और क्योंकि केराटिनाइजेशन है तो ये वेल डिफरेंशिएटेड है या मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। नाउ दिस इज अगेन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, क्योंकि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो एबनॉर्मल होने के बावजूद डेस्मोसोमल जंक्शंस मेंटेन कर, तो यहाँ पे केराटिनाइजेशन भी नहीं है, तो ये पुअरली डिफरेंशिएटेड एससी। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो बेसिलॉइड, और ये माइक्रोनोडुलर बीसीसी, छोटे छोटे सेल्स। यहाँ पे लार्ज सेल्स हैं पेरिफेरल पैलिसेडिंग, ये नोडुलर बीसीसी। तो जो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग बीसीसी सिर्फ सुपरफिशियल होता है, और बाकी नोडुलर बीसीसी डीप डर्मस, रेटिकुलर डर्मस तक इन्वॉल्व। यहाँ पे आपको अगेन बीसीसी के तरह के नेस्ट मिल रहे हैं। बीसीसी का एक टिपिकल फीचर ये होता है कि इसकी कनेक्शन एपिडर्मस से मेंटेन हो रहा हो, कहीं ना कहीं मिल जाए। यहाँ पे जो नेस्ट हैं बेसिलॉइड सेल्स के, दे डोंट हैव एनी कनेक्शन विद एपिडर्मस, और आपको इन बेसिलॉइड नेस्ट के अंदर केराटिनाइजेशन भी नहीं मिलती। तो ये केराटोटिक बीसीसी नहीं है, ये ट्राइको एपिथेलियोमा है। ट्राइको एपिथेलियोमा की एक और पहचान ये है कि इसमें पेरिफेरल पैलिसेडिंग तो होगी, लेकिन रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट नहीं। एक तो कनेक्शन नहीं होगा एपिडर्मिस में, दूसरा केराटिनाइजेशन होगी, तीसरा रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट नहीं होगा। और जो बीसीसी से मिलने वाली चीजें हैं मिलती जुलती, बेसिलॉइड सेल्स होंगे और पेरिफेरल पैलिसेडिंग। हायर पिक्चर है इसकी कि ये आपको ना, ये जरा डेस्मोप्लास्टिक टाइकोएपिथेलियोमा है। केराटिन पर्ल्स हैं, छोटे नेस्ट हैं बेसिलॉइड, जो कोलेजन है वो काफी थिक है। ये एक और टिपिकल अपीयरेंस है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोफॉलिकुलोमा। इसमें एक बड़ा हेयर फॉलिकल होता है और उसके अंदर मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स ओपन हो रहे होते हैं। ये सारे हेयर फॉलिकल हैं विद सेबेशियस ग्लैंड। दिस इज ट्राइकोफॉलिकल। ये एक बहुत टिपिकल अपीयरेंस है, आपको एग्जाम में मिस नहीं होनी चाहिए। आपको दो
टाइप ऑफ पॉपुलेशन मिल रही है, एक इओसिनोफिलिक और एक डार्कली बेसोफिलिक। इओसिनोफिलिक को गौर से देखेंगे तो ये गोस्ट सेल्स, सेल्स की बाउंड्री नहीं है, सेल्स की न्यूक्लियाई नहीं, और बेजोलॉइड दूसरे जो एज पे टिपिकल बेजोलॉइड सेल्स हैं जिसके थिक डार्कली स्टेन न्यूक्लियाई हैं। तो ये है पाइलोमेट्रिकोमा। ये जिस तरह मैंने आपको दिखाया था इंट्रा एपिडर्मल कंपोनेंट, अब ये कंपोनेंट कॉम्पैक्ट क्यूबॉइडल स्क्वेमॉइड सेल्स मेंटेनिंग डेस्मोसोमल कनेक्शन, ये पोरोमा है। ये पोरोमा है, पोरोमा एपिडर्मस से डर्मस तक जा रहा है। अगेन एक टिपिकल अपीयरेंस है, यहाँ पे आपको गोल गोल स्पेसेस मिलेंगी और साथ नेस्ट और कॉर्ड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये टैडपोल अपीयरेंस है और ये सिरिंगोमा, छोटे छोटे सेल्स विद टैडपोल अपीयरेंस। ये भी मिस नहीं होती, ये आपको एपिथेलियल सेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जिगसॉ पजल की तरह जुड़े हुए हैं, और ये है सिलिंड्रोम। इसमें भी दो तरह की पॉपुलेशन, एक सेल जो अंदर है वो इओसिनोफिलिक है और जो सेल बाउंड्री बना रहे हैं वो बेसोफिलिक। ये जनाब है स्पायर एडिनोमा, ये राउंड ट्यूमर है, इसका एक कैप्सूल है और एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर है, और इसके अंदर आपको बेसोफिलिक और इओसिनोफिलिक दो पॉपुलेशन ऑफ सेल्स मिलेंगे जैसे सिलिंड्रोमा में, लेकिन ये एक वेल डिमार्केटेड एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर है। इसको हम एक्राइन स्पायर एडिनोमा कहते हैं। बहुत टिपिकल लीजन है जो एग्जाम में आता है। आपने एपिडर्मस देखा नॉर्मल, डर्म ग्रेन जोन, उसके बाद नेस्ट ऑफ सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा है, लिम्फोसाइट्स वाला नहीं है, और पिगमेंटेशन है। दिस इज इंट्राडर्मल मेलानोसिटिक नीवस बिनाइन। यहाँ पे आपको एक पॉलीपॉइड ग्रोथ है, सेंट्रल एरिया है जिसमें जंक्शनल और एपिडर्मल डर्मल कंपोनेंट है, लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्योंकि ब्रॉड व्यू मैंने दिखाया है इसकी वेज शेप मॉर्फोलॉजी को हाईलाइट करने की, तो ये है स्पिट्स नीवस, वैसे बिनाइन नीवस, वेरी डार्कली पिगमेंटेड नीवस सेल्स, और जो नीवस सेल्स हैं वो रिबन लाइक या लॉन्गिट्यूडनली डिस्पोज। इनको कहते हैं जी ब्लू नीवस, और ये डार्क, बहुत डार्क होते हैं, और सेल्स जो है ना वो रिबन लाइक। these are again nest of melanocyte। डिफिकल्ट है इस पे कंफर्म करना, लेकिन ये एक नेस्ट है क्लियर कट, और दिस इज नोडुलर मेलानोमा। अगेन आपको डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोटूबरेंस दिखा रहा हूं। दूसरा ये न्यूरीलिमोमा भी हो सकता है, जिसके अंदर आपको ये स्टोरीफॉर्म पैटर्न मिलेगा, लेकिन ज्यादा कॉमन इज डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोटूबरेंस। यहाँ पे आपको नेस्ट मिल रहे हैं एपिडर्मल कंपोनेंट का ट्यूमर, जो सेल्स की न्यूक्लियाई हैं वो राउंड और ब्लंट है। दिस इज लियोमायोमा। यहाँ पे आप देखें कि जो न्यूक्लियाई हैं जिस तरह से ये कॉम्पैक्ट है, ये लूजली पड़े हुए, और स्पिंडल भी हैं और वेवी भी हैं और कॉमा शेड भी। इस तरह के सेल्स न्यूक्लियाई न्यूरोफाइब्रोमास में। ये एक इंतहाई डिस्प्लास्टिक ट्यूमर है, आपको मिलेगा तो नहीं, लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है। जो है मेरे जहन से भी नाम निकल गया, मैं आपको इसका नाम, लेकिन बहरहाल ये एग्जाम फाइंडिंग नहीं है। आगे चलते, यहाँ पे आप देखें एपिडर्मस है, और इसके अंदर डर्मस के अंदर देयर आर मल्टीपल नेस्ट्स ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। दिस इज पायोजेनिक ग्रैनुल बिनाइन लॉबुलर कैपिलरी हेमेंजियोमा। यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स लार्ज, अगर इसके अंदर आपको आरबीसी मिलेंगे तो ये हेमेंजियोमा है, अगर आरबीसी नहीं मिलेंगे, क्लियर होगा, तो ये लिम्फेंजियोमा।
ये दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में। एक वेसल्स हैं, एंडोथीलियल लाइनिंग है, ये छोटी छोटी एंडोथीलियल लाइनिंग है, आरबीसीज हैं, आरबीसी की मौजूदगी वेसल्स को हाईलाइट कर रही है, और इनके गिर्द नेस्ट हैं क्यूबॉइडल सेल्स। दिस इज ग्लोमस ट्यूब। ये आपको सिस्ट मिल रही है, सिस्ट लाइनिंग है, एपिडर्मस है, ग्रेनुलर लेयर है और लेमिलेटेड केराटिन है। दिस इज एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट और एपिडर्मोइड सिस्ट। यहाँ पे जो सिस्ट लाइनिंग है उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स, ये टिपिकल सेबेशियस सिस्ट है या स्टीटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्स। तो सेबेशियस सिस्ट वो सिस्ट होती हैं, एक तो वो कोलैप्सिबल होती हैं और दूसरा उनकी वॉल के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स, वरना ये वाली सिस्ट एपिडर्मोइड सिस्ट। ये आपको डर्मस के अंदर ब्लू कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं जो जाहिर करते हैं कि ये पिगमेंटेशन। तो ये है कैल्सिनोसिस क्यूबिस। अब हम आ गए आखिरी कंपोनेंट में, वो है फैट। यूजली फैट के साथ अगर बायोप्सी मिल रही है, इसका मतलब है आप देख रहे हैं पेनिकुलाइटिस। तो पेनिकुलाइटिस दो तरह का होगा, एक तो अगर तो सिर्फ लाइपोसाइट नजर आ रहे हैं तो वो लाइपोमा है, लेकिन अगर एपिडर्मिस के साथ सबक्यूटेनियस फैट मिल रहा है तो फिर आप पेनिकुलाइटिस सोचिए। अगर इन्फिल्ट्रेट सेप्टम में मिल रहा है तो आपने एरिथेमा नोडोजम डायग्नोज कर। अगर लोबुलर पेनिकुलाइटिस है तो फिर उसकी बहुत सारी कॉजेज, जिसमें पैनक्रियाटिक पेनिकुलाइटिस भी हो सकता है, एसएलई भी हो सकती है, कोई वो भी हो सकता है कोल्ड इंड्यूस पेनिकुलाइटिस, फैक्टिशियस पेनिकुलाइटिस। तो बाकी तमाम पेनिकुलाइटिस में लोबुलर इन्फिल्ट्रेट हो, समटाइम्स इन्फिल्ट्रेट में जाइंट सेल्स। सो आई एम गोइंग टू एंड हेयर। अब आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। मैं नो क्वेश्चन सर, स्पिट्स नेवस रिपीट कर देंगे सर? स्पिट्स नेवस में बेसिकली एक वेज शेप लीजन होता है, ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला। जंक्शनल एक्टिविटी भी होगी, डर्मल कंपोनेंट भी होता, लेकिन दोनों जो है ना वो बिनाइन नेचर के, और सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है ना वो एक जैसी है। वेज शेप मॉर्फोलॉजी के साथ कितनी रेगुलराइजेशन के साथ कोई मेलानोमा नहीं है, तो इसलिए इसको हम स्पिट्स नेवस। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर प्लीज बताएं, व्हेन वी से कि दीज आर द डिसकैरोटिक केराटिनोसाइट, बाय डिसकैरोटिक व्हाट एक्चुअली वी मीन, मतलब हमें कैसे केराटिनोसाइट्स नजर आएंगे तो हम उसे डिसकैरोटिक डिसकैरोटिक केराटिनोसाइट्स डेरियर में होंगे। मैंने आज आपको डेरियर की कोई तस्वीर नहीं दिखाई। उसमें ना जो केराटिनोसाइट्स हैं, जब वो डिसकैरोटिक होंगे तो सबसे पहले तो उनका न्यूक्लियस नहीं होगा, दूसरा उसके गिर्द एक हेलो होता है, क्योंकि वो सेल्स अपना डेस्मोसोमल कनेक्शन भी लूज करते हैं। तो हेलो और लॉस ऑफ न्यूक्लियस, ये डिसकैरोटिसिस, और उसके साथ आपको नीचे सुप्राबेसल एंथोलिसिस भी मिलेगा जो डेरियर का। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। तारिक एंड करते हैं प्लीज। जी सर, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो डेफिनेटली फिर एंड करते हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है सर से पूछने के लिए तो काइंडली पूछ लीजिए, अदरवाइज हम सेशन एंड करते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
और sir. दूंगा जिसमें आपसे स्पॉटिंग Thank you so कराऊंगा, much, sir. लेकिन वो अपने टाइम पे दूंगा मैं, एक दो मेरे ख्याल है वीकेंड के ऊपर। जी सर, Alright, sir. सैटरडे Thank को you, सर Okay, sir. Thank you. यार वो ना शारिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके सर, थैंक यू जी, ओके ओके Thank जी, you so टेक much, केयर, sir. खुदा हाफिज़। Thank you.